अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हनान सत्याना है और मैं किप्स CSS के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक टॉक ऑफ द टाउन है, जो कि 26th अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, 26वीं तरमीम। तो 26th अमेंडमेंट को देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि तरमीम यानी कि अमेंडमेंट किस चीज़ को कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अगर एक नुक्ता ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या कोई वर्ड ऐड करना हो या उस वर्ड को निकालना हो तो उसके लिए भी हमें एक 2/3 पार्लियामेंट के अंदर हमें मेजॉरिटी चाहिए और उसको नुक्ते को भी हटाने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और आज हम उसी आखिरी और लेटेस्ट अमेंडमेंट पे बात करेंगे, 26th अमेंडमेंट। इसमें 22 तरह की चेंजेस आई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि रेंज करती हैं फ्रॉम जो फंडामेंटल राइट्स से लेकर प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी और इसी तरीके से हमारे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, हमारा जो आर्टिकल 184 जो कि सुमोटो को डील करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात तक जो है इसके अंदर जो है वो बात की गई है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चेंज है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आया और आर्टिकल 9A जो इसके अंदर ऐड किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है और उसके अंदर क्या आता है कि इंश्योर करेगी स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करेगा कि लोगों को क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरी मेजर चेंज है वो आपको आर्टिकल 38 में नज़र आती है। वो ये है कि उसके अंदर रिबा यानी कि इंटरेस्ट का जो टाइम फ्रेम है उसको डिसाइड कर दिया गया, उसको डेडलाइन जो है वो फिक्स कर दी गई है, दैट इज़ 1 जनवरी 2028। अच्छा, इस पर बात करने के लिए हमें देखना ये है कि रिबा का किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। याद रखिएगा कि हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो भी कन्वेंशनल बैंकिंग को ख़त्म करके इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आना चाहता है और उस पर वो बैंकिंग सेक्टर को ऑलरेडी जो है वो काफ़ी इन चीज़ों पे मैनिफेस्टेशंस अगर देखें तो आपके ऑलमोस्ट जितने भी मेजर बैंक्स हैं वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो रिबा का यानी कि कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो रहा है। देन है जी थर्ड और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द आर्टिकल 48 के अंदर जो चेंज किया है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट को कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर कोई एडवाइस करेगा उस एडवाइस पे कोई बंदा भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल की गई है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों, चाहे वो हमारे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो, उनके लिए कोई फिक्स्ड जो है वो फंड, इलेक्शन फंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि उसको फंड को भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया है। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, जो जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बना हुआ था, वो थी अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस की तरफ आते हैं। आर्टिकल 175 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए अब जो है वो मैकेनिज्म को तब्दील कर दिया गया और इस मैकेनिज्म में क्या किया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बना दी गई है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अंदर डिफरेंट पार्लियामेंट्री जो पार्टीज़ हैं उनके मेंबर्स शामिल होंगे, जिनकी टोटल तादाद जो है वो 12 होगी और उन 12 में से 2/3 से भी ज़्यादा यानी कि 8 आउट ऑफ 12 जो लोग होंगे, अगर वो जिस जज के ऊपर कंसेंट कर देंगे, वो जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से जिस जज पे वो कंसेंट हो जाएगा यानी कि 8 आउट ऑफ 12 जिस जज के यानी 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से कह देंगे तो बात उस तरफ चली जाएगी। देन हम आते हैं जी इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनाया गया है यानी कि आईनी बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत से जो है, जब ये ड्राफ्ट आया था पहले तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही थी और अब ये बात आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ और उसको भी प्रोटेक्शन, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है कि उस पर भी काम किया जाएगा। अब हम इसके आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। अब इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहले अगर है तो वो आपका आर्टिकल 9A की जो शमूलियत है वो बहुत खुशाइंद है। देन आर्टिकल 38 में जो चेंजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी मेजर चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपके जो इलेक्शन का जो बजट होता है और इलेक्शन के जो पैसे हैं, इलेक्शन का फंड था, वो पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर उसको भी प्रोटेक्शन दी गई है। हाँ, अब आ जाते हैं इसकी दूसरी साइड पे, ऑब्लिक साइड पे। अब वो उसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है
वो आपके पास जो टर्म को फिक्स्ड कर दिया गया है 3 इयर्स के लिए, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक आपने टर्म जो 3 इयर्स के लिए फिक्स्ड की है वो किस तरीके से उसको करेगा। यानी कि याहिया अफरीदी साहब की एग्जांपल लें, जो अभी तक कमेटी ने प्रपोज किया है, उनकी सर्विस अभी 8 साल पड़ी और उस 8 साल में से अगर वो 3 साल जज रह जाते हैं यानी चीफ जस्टिस रह जाते हैं, तो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है। सेम गोज टू जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे दोनों, अगर अभी इसकी एग्जांपल लें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, तो उनकी जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, और ये आइंदा भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, तो इनको किस तरीके से जो है वो फिल किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिस पे एक मंसूर अली शाह साहब ने एक केस सुन रहे थे और उस पर भी उन्होंने यही बात की कि हर केस में, क्योंकि जब भी कोई वकील प्ली लेता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का, फंडामेंटल राइट्स का कोई ना कोई हवाला ज़रूर देता है, तो क्या उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि 26th अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, और अभी तक इसको एड्रेस करना हुकूमत वक्त के लिए या बाकी इदारों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे, एंड आई होप के नेक्स्ट वीडियोस के साथ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।